हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग न्यू थिंग्स इन दिस टाइम्स. माई सेल्फ तारा इन फ्रंट ऑफ यू इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द गुरु शिष्य वेबिनार and I am going to share my knowledge with you. Hope you all will like it and hope you all will like it. Now let's start the session. So today we are going to study about the improvement of food resources. Okay? So improvement in food resources. पहले हम बात करते हैं फूड की. फूड, व्हाट इज फूड? खाना, भोजन. ठीक है, तो हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? टॉपिक है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. बट व्हाई वी नीड इम्प्रूवमेंट? अगर हम आज से पहले में जाते हैं, ऑब्वियसली आपको याद होगा हमारा प्रीवियस कल्चर, प्रीवियस सिविलाइजेशन, कैसे हम मॉडिफाइड होके आज यहाँ पहुँचे. तो पहले क्या थी, पॉपुलेशन बहुत कम थे. वो आदिवासी एंड ये कल्चर आपको तो याद ही होगा. तो लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, भोजन बहुत ज़्यादा थे और लोग कम थे, तो लोगों का उतना में गुजारा हो जाता था. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या? पॉपुलेशन. और लेकिन उनकी नीड्स जितनी है वो हम उन्हें पूरा भरपूर मात्रा में फूड उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, हमारा जो फूड रिसोर्सेस है इसे इम्प्रूव करने की, ताकि हमारे देश में या फिर हमारे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे. मेन हमारा मोटो तो यही है, फूड रिसोर्सेस को इम्प्रूव करने का. ओके, लिए फूड लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वाई डू वी नीड फूड? ऑब्वियसली क्योंकि फूड से हमें क्या क्या मिलते हैं? हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलती है, प्रोटीन मिलती है, मिनरल्स मिलती है. और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर द सर्वाइवल. हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी हमें ये विटामिन्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. तब हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट के लिए, आपने पढ़ा होगा मल न्यूट्रिशन के बारे में, कि जिन्हें ज़्यादा भोजन नहीं मिल पा रहा है, सही पोषण नहीं मिल पा रही है, ये पोषण कहाँ से मिल रही है? फूड से. यानी उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण वो मल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं. ऐसे बहुत सारे केसेस है. और आज के वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोई मल न्यूट्रिशन से ना गुजरे. तो उसके लिए हमें अपने फूड रिसोर्सेज सही करने होंगे ताकि हर लोगों तक ये फूड पहुंच पाए. तो ये हमारा आज का वर्ल्ड का चैलेंज है कि टू प्रोवाइड फूड टू ईच एंड एवरीवन. ओके, तो अब हम चलते हैं इन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड. तो सेम जैसे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है वैसे हमारे इंडिया का आज क्या प्रॉब्लम है? पॉपुलेशन. अभी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है लेकिन हमारे पास लैंड क्या है? कम. अब ये लैंड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि अगर हम देखें हमारा मेन सर्वाइवल क्या है? फूड पर. और हमें फूड कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से एंड एनिमल हस्बेंड्री. एग्रीकल्चर, ओके, जो हमारा फूड का सोर्सेस है. एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. ओके, तो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिल रहा है? वीट, राइस, एवरीथिंग विच यू आर ईटिंग, वेजिटेबल्स. ओके, एनिमल हस्बेंड्री ऑब्वियसली कार्निवोर्स लोग जानते ही हैं, मीट, मछली, दूध, मक्खन, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है एनिमल से. तो ये 2 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है हमारा फूड. ओके, अब इसका अगर ये प्रॉब्लम जो हमारा चल रहा है फूड का, तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? यानी हमें ये चीज़ें जो कम पड़ रही हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली इन 2 सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यील्ड मिले तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. अगर लोग ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा. यानी कि अगर हम धान, चावल, मतलब धान, गेहूँ ये सब उगा रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन इतना होना चाहिए कि हर लोगों तक वो पहुंच पाए. अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इसमें भी
प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए कि जितने लोगों की नीड है उतने लोगों तक वो मिले, तभी जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम इंडिया में, हम कहते हैं इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में भी है। क्यों? एक्चुअली क्या हो रहा है, हम अब खुद को डेवलप कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियली ज़्यादा हो रही है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पहले क्या थे, हमारे पास जितने भी लैंड थे, जितने भी एरिया थे, उसमें हमारा क्या होता था, एग्रीकल्चर हो रहा था। लेकिन जब वो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो कुछ कुछ अच्छे प्लेसेस भी जो कि एग्रीकल्चर या क्रॉप के लिए सही थे, वहाँ क्या हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है। तो अब बिल्डिंग बन रही है तो वो एरिया तो हमारा गया, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन हमारा अब कम होगा ना। तो क्रॉप का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा नीड जितना है वो हमें कम मिल रहा है, लेकिन पॉपुलेशन हमारा कम नहीं हो रहा है। इट मीन्स नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, बट अगर हम फिर भी अगर अभी की बात करें तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ता ही जा रहा है, जितना कि हमें नीड है उतना हमें क्रॉप्स मिल नहीं रहा है, उतना प्रोडक्शन हमारा हो नहीं पा रहा है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम आज क्रिएट हो रही है। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? हाँ, 2 वेज से हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एक छोटा सा कोशिश किया गया है जिसमें लोग कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन जो कोशिश की गई है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन, यू अंडरस्टैंडिंग, हरा, एंड नाउ व्हाट इज डिनोट? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा उत्पादन प्लांट्स, हर्ब्स, सर्ब्स, यानी कि वीट, माइज और राइस, सोयाबीन, कोई भी प्रोडक्शन जो आप अनाज खा रहे हो वो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अनाज हमारे पास होगा। अब इसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए गए। आजकल के मॉडर्न टेक्निक्स आप जान रहे हो, पहले क्या थी, हम ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते थे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वी विल डिपेंड ऑन नेचुरल रेन वाटर, वी विल यूज द ट्रेडिशनल वे ऑफ हार्वेस्टिंग। लेकिन अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमने क्या किया, मॉडर्न तरीकों को अपनाया। हमने क्या किया कि खेती का तरीका ही कुछ मॉडर्न यूज किया है। अब इसमें क्या है, जो हम पहले केटल्स यानी बैल को यूज करते थे खेती के लिए, जिसमें बहुत टाइम लगता था, हमने क्या किया, आजकल ट्रैक्टर यूज करते हैं और भी बहुत सी सेविंग फील्ड के लिए यूज किया जाता है टेक्निक। फिर उसके बाद क्या हुआ, हार्वेस्टिंग। पहले हार्वेस्टिंग के लिए लोग महीनों तक लगे रहते थे, अब क्या है कि हार्वेस्टर आ गया तो लोग एक दिन में ही हफ्तों और महीनों का काम एक दिन में ही कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, उनकी टाइम बच रही है और इस टाइम को वो अनदर क्रॉप के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, सीड्स मेन फैक्टर। अगर आपके पास क्रॉप के सीड अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस ही बात है, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी या फिर क्रॉप का यील्ड अच्छा नहीं होगा, अच्छे अमाउंट में हमें नहीं मिलेगा। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में हर कुछ मैटर करता है, द वे ऑफ एग्रीकल्चर, सीड्स क्वालिटी, एवरीथिंग। ओके, तो इसमें हमने रेवोल्यूट किया, यानी नए नए टेक्निक्स यूज किया, हमने नया टेक्नोलॉजी यूज किया और हमने इसमें प्रोडक्शन, एक कहें कि हमारे पास अगर पार्टिकुलर एरिया भी है, लिमिटेड एरिया भी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन हो सके, हमने इस टेक्निक को इसमें यूज किया। ना व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट, आप व्हाइट क्या यूज कर सकते हो, मोस्टली मिल्क। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए प्रीफर होता है। ओके, हम डे टू डे लाइफ में इंडिया में मिल्क का यूज होता है और हर घरों में होता है। सुबह उठते ही मम्मी कहती है बेटा दूध पी लो, रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि दूध में ही बैलेंस डाइट हमें मिल जाता है, इसलिए पर डे हमें मिल्क पीना चाहिए। तो ये हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इन इंडियन कल्चर। ओके, दूध, छोटा बच्चा है तो उसे डेली बेसिस पे मिल्क चाहिए, तो ये हमें लार्ज अमाउंट में हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ रही है। मिल्क की ज़रूरत मिठाइयों में भी बनाने के लिए पड़ रही है। इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स आप जो यूज़ कर रहे हो, मक्खन हो गए, कर्ड हो गए, डेली बेसिस पे हमारे इंडिया में मिल्क का यूजेस बहुत ज़्यादा है। तब
ये भी जितना प्रोडक्शन है क्या उतना लोगों तक पहुंच रहा है? क्या हर घर में मिल्क पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। तो इसके लिए भी इसकी भी रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो ये भी इंडिया कुछ हद तक अपना वाइट रेवोल्यूशन भी कर चुका है। ओके, जैसे कि पहले के मुकाबले, यानी पहले क्या थे, ट्रेडिशनल तरीके हम यूज़ करते थे, गाय को चारा देना, ठीक है, उसका जितना मिल्क हुआ उतना ही मिल्क हम सेल करते थे। लेकिन अब क्या है, हाइब्रिड एनिमल्स भी आ गए हैं जिनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस तरीके से हमें और क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वाइट रेवोल्यूशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, तो ये दो छोटी कोशिशें हैं जो कि हमारे डेली बेसिस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमने कोशिश किए हैं। हाँ, यानी हमारे कंट्री या हमारे वर्ल्ड ने ये कोशिश की है कि लोगों तक ये दो तरीके से फूड यानी रिसोर्सेज जो है उन तक पहुंच पाए और उनके डेली डाइट में इंक्लूड हो सके। अब बात करते हैं क्रॉप्स की। ओके, नाउ कम टू द एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली क्रॉप्स हमारे डेली डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दाल, चावल, रोटी, मक्खन, तो वो तो मिल्क प्रोडक्ट हो गई। ओके, उसके बाद और भी वेजिटेबल्स, अब हर चीज़ डेली क्रॉप्स के कुछ ना कुछ वेराइटी अपनी डेली डाइट में ले ही रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्शन इनका कैसे हो रहा है, इन्हें हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर। अगर हम बात करें क्रॉप्स की तो उन्हें 2 पार्ट में हम उनके ह्यूमिडिटी, उनके टेम्परेचर, उनका ड्यूरेशन, इसके अकॉर्डिंग पर हम डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं पूरे ईयर में 2 टाइप के सीजनल क्रॉप्स। पहला है खरीफ क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द, यू कैन से इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि इनका जो रोपने का टाइम है वो क्या हो गया आपका जून, और इसे आप हार्वेस्ट कब कर रहे हैं, अक्टूबर में। यानी कि जो प्रोडक्ट जून से अक्टूबर तक है, जून में हम इन्हें रोप रहे हैं और अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, खरीफ क्रॉप्स। अब इस ड्यूरेशन में ऑब्वियसली गर्मी की छुट्टियों में अगर आप जाते होंगे तो देखते होंगे, या फिर खास करके जो रेनी सीजन में होंगे, ऐसे बहुत सारे फैमिली होंगे आप लोग जिनके घर में एग्रीकल्चर होती होगी। आई डोंट थिंक कि ये आपको समझने में मुश्किल होगी, बट फिर भी मैं इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसे आप अपनी लाइफ से इंक्लूड करो। मोस्ट ऑफ द, आई थिंक 70% ऑफ इंडियन फैमिली इज एग्रीकल्चरल बेस्ड फैमिली। तो आपने जरूर सुना होगा या फिर देखा होगा कि आपके घरों में, जिनके घर में खेती होती है, पैटर्नल दादा या कोई भी, आप इतना तो जानते होंगे कि भाई बरसात के दिन आ गए तो धान लगाना है, और उसको जब ठंडा के दिन आ गए तो गेहूं लगानी है। ओके, तो इसे एक बेसिक टर्म पे यूज करें। अगर राइस की खेती कब हो रही है, राइस बोले या फिर पैडी बोले, रेनी सीजन से स्टार्ट हो रही है, तो खरीफ क्रॉप्स जून से स्टार्ट होके अक्टूबर तक चल रहा है। आप इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। ओके, खरीफ जून टू अक्टूबर, यानी खरीफ क्रॉप है भाई, राइस है, कब हो रहा है, रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि उसे वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखा होगा बहुत सारे जगहों में तो राइस के साथ साथ फिशिंग भी होती है। आपने देखा होगा कि राइस के साथ साथ उसके बेस में क्योंकि वाटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है तो फिश भी वो वहाँ पर डाल देते हैं। इसमें 2 प्रॉफिट है, आप आगे भी पढ़ेंगे इस समय, कि जो क्रॉप की प्रोटेक्शन में इसका हेल्प हो जाता है। वो फिश जो पेस्टिसाइड उसके जड़ों में लगते हैं उससे प्रोटेक्शन दे देती है, और प्लस इससे उससे ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है। ओके, तो ये खरीफ क्रॉप्स हो गए, ये खरीफ क्रॉप्स हो गए। इसका और भी एग्जांपल है जैसे सोयाबीन। ओके, अब हम चलते हैं रबी क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स ऑब्वियसली रेनी सीजन के बाद क्या आ रहा है, विंटर सीजन। ओके, तो विंटर सीजन ऑब्वियसली हमारा अक्टूबर में क्या हार्वेस्ट हो गया, खरीफ क्रॉप्स हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, रबी क्रॉप्स। इसमें मोस्टली क्या होता है, ये हमारा सीजन चलता है विंटर में। तो ये कब से कब चलेगा, हमारा चलेगा नवंबर से लेकर अप्रैल तक।
रबी क्रॉप्स का हमारा सीजन चल रहा है नवंबर से अप्रैल तक। ओके, तो इसमें क्या मिलेगा, कम पानी की जरूरत है। तो आप देखते होंगे इस टाइम मैक्सिमम वीट की खेती होती है, यानी गेहूं की। ओके, क्यों, क्योंकि इससे कम पानी चाहिए। होता है ना कि हाँ अभी बरसात नहीं है तो वीट होगी, बरसात है भाई उसमें पानी ज़्यादा चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स उनकी नीड क्या है, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, वो सीजनल हमारा रबी और खरीफ क्रॉप में बटा हुआ है। तो रबी क्रॉप को क्या बोल सकते हैं, रबी क्रॉप नवंबर टू अप्रैल। इसे आप शॉर्ट में क्या याद रख सकते हो, RNA। ओके, ये टर्म तो आप जरूर याद रखे होगे क्योंकि आपने सेल में भी पढ़ा है। इट्स इजी टू रिमेंबर। ओके, तो इस तरह से हमारा जो क्रॉप्स है 2 सीजनल क्रॉप्स में डिवाइडेड है, कि खरीफ और एक रबी। अब देखते हैं कि हमारा जो क्रॉप का है प्रैक्टिसेस वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि अगर हम क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। ओके, सो फार्मिंग प्रैक्टिसेस यानी कि क्रॉप जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं हमारे कंट्री में, फार्मिंग, खेती। ओके, तो ये किन किन स्टेज से गुजरता है। पहला हमारा क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप की वैरायटी इसमें डिपेंड करती है हमारा सीड क्वालिटीज़। ओके, कि सीड किस क्वालिटीज़ की है। अगर मान लीजिए आपने पूरी की पूरी खेती कर दी लेकिन आपकी सीड की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, तो क्या वो जर्मिनेट करके आपको उतना प्रोडक्शन देगा जितना एक्चुअल में उसे देना चाहिए। दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, यानी कि क्वालिटीज़ अच्छी है, अब मैनेजमेंट भी है कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि खेती अच्छी हो। क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोटेक्शन मतलब कि क्रॉप्स को किसी से खतरा भी है। आपने प्रीवियस भी पढ़ा है ना कि बहुत सारे प्लांट डिजीज के कारण ग्रोथ और प्रोडक्शन अच्छा नहीं दे पाते हैं। ओके, तो उसे हमें पेस्ट से, फंगाई से, इन सब से इनका प्रोटेक्शन भी करना है। यानी हमें इस सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। यानी अगर हमें फार्मिंग प्रैक्टिस में देखें तो हमें इन तीनों सेक्टर में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर तीनों में से एक भी अगर गड़बड़ हुआ मतलब हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिरना हुआ। ओके, तो पहला हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी कि उसकी वैरायटी में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। ओके, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऐसे क्रॉप्स जो मैक्स टू मैक्स यील्ड दे हमें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो उसकी। ओके, और ये हम वैरायटी कैसे गेन करते हैं, बाय ब्रीडिंग। ओके, तो अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या क्वालिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर क्रॉप की एक वैरायटी अच्छी होनी चाहिए तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा डिजीज रेजिस्टेंस। ओके, डिजीज बीमारी, रेजिस्टेंस यानी उससे बचाव करने की क्षमता। तो डिजीज रेजिस्टेंस में हमारा क्या होना चाहिए कि वो हमारे प्रोडक्ट यानी क्रॉप की किसी भी डिजीज से रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक प्लांट है, ओके, इसमें कोई डिजीज लग रहा है, यानी ऑब्वियस ही बात है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फंगाई हो गया, तो इसमें इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस डिजीज से ये खुद को बचा पाए। जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारा एक इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है बाहर के डिजीज के लिए, जो हमें जल्दी से जल्दी इन्फेक्ट ना करे। ओके, जो हमारा बॉडी खुद काम करता है। सेम ऐसे ही इन प्लांट में भी अपना इम्यून सिस्टम चलता है। ओके, तो इसलिए इसे डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी खुद की बचाव क्षमता होनी चाहिए। रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर, अब क्या है कि मान लीजिए आपने पौधा लगा दिया, लेट्स आप सब घर में गार्डनिंग करते होंगे। कम टू क्रॉप्स टू गार्डनिंग। ओके, इसे एक वीजी वे में समझते हैं। हर किसी को पौधा लगाने का शौक होगा, आप देखते भी होंगे, आप कोई पौधे लगाते हैं तो वो जल्दी से लग जाती है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिन्हें लगने में बहुत ही मेहनत लगता है। यानी आपको उसको प्रॉपर सॉइल देना होता है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन देना होता है और प्रॉपर केयरिंग भी करना होता है, तब जाके वो आपको ब्लूम करती है या फिर आपका गार्डन में वो लगती है। तो क्या होता है, बहुत सारे आप पौधे लगाए तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं तो वो मर जाता है, यानी उसकी डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है, खुद को बचा नहीं पा रहा है। तो जिन पौधों में कीड़ा लगा होता है, आप क्या करते हो, तुरंत दुकान जाते हो, भाई पेस्टिसाइड देना। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पौधे में कीड़ा लग गया है।
तो आप अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप एक्सटर्नल देते हो। ओके, वो हम क्रॉप प्रोटेक्शन में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपने खाद दिया, अब आपके पौधे को खाद दे रहे हो लेकिन पौधा खाद एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, फर्टिलाइजर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो खाद देना भी बेकार है। तो यानी उसमें ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाए। प्रोडक्ट क्वालिटी। ओके, अब मान लीजिए आपके पास रोज का प्लांट है, अब आप क्या चाहते हैं कि रोज बहुत अच्छा खिले, जैसे मार्केट में अवेलेबल है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप नर्सरी से पौधे भी वैसे ही लाते हो कि इसका जो फ्लावर हो अच्छा खिले। एक समय के बाद आप देखते हो कि वो बहुत ही कम खिलने लगता है या फिर 1 या 2 पेटल्स ही खिलते हैं, तो आप बोलते हो ना कि रोज अब अच्छा नहीं रहा। सेम आपके क्रॉप में भी होता है। अगर आपने क्रॉप को फार्म किया है, यानी आप फार्मिंग कर रहे हो, अब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट ही नहीं है, अनाज तो हो गया लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तो क्या कोई वो अनाज यूज़ करेगा? नहीं करेगा। तो यानी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी उनमें जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये जो अवेलेबल होने चाहिए वो उनमें होने चाहिए। और आजकल तो हम साइंटिफिकली वही मेथड यूज कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट में बहुत सारे क्वालिटीज़ अवेलेबल हो, यानी बहुत एक मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो और प्रोटीन भी हो। ऐसे साइंस आजकल डे बाय डे बाय जेनेटिक मेथड, हाइब्रिडाइजेशन मेथड वो यूज़ कर रही है ताकि ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन हो पाए। ओके, हाई यील्ड। अब मान लीजिए आपके पास सारी क्वालिटीज़ हैं प्रोडक्ट में, मान लीजिए आप राइस लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आजकल राइस पर रिसर्च चल रही है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल है। मान लीजिए आपने राइस लिया, सपोज दैट कि आपको उसमें विटामिन ए भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए जो आपके बॉडी को नीड है, आप चाहते हो कि कुछ पार्ट प्रोटीन का भी हो ताकि राइस आपका एक बैलेंस डाइट बन जाए। ओके, तो मान लीजिए आपने वैसा क्रॉप प्रोडक्ट कर लिया, लेकिन क्या है कि अब उसे आप लार्ज फील्ड में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी आपको उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आपके किसी यूज़ का है? एक लिमिटेड पर्सन को ही आप उसे सर्व कर सकते हो, तो ये ऐसे इकोनॉमिक भी गड़बड़ होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अच्छे प्रोडक्ट सबको चाहिए होते हैं। तो यानी हमें अच्छे क्वालिटीज़ के साथ एक लार्ज प्रोडक्शन भी चाहिए, हाई यील्ड चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, हाई यील्ड। ओके, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी हो। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या है, ये 4 फैक्टर मेन है। ओके, हमने ये 4-5 फैक्टर देखे जो हमें एक क्रॉप में चाहिए, एक वैरायटी चाहिए ऐसे क्रॉप की, तो ये हमें मिलेंगे कैसे? यूं ही तो नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से तो हमें वही मिलेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। यानी अगर हमें आम में अमरूद की क्वालिटी चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है आम में उस अमरूद का जीन डालना होगा ताकि दोनों का क्वालिटीज़ हमें एक में मिल पाए। ऑब्वियसली ऐसे प्रोडक्शन हो रहे हैं। आपने सुना होगा एक टमाटर जिसमें पोटैटो की भी न्यूट्रिएंट हो और टोमेटो का भी हो, ठीक है। ऐसा आपने अभी सुना है ना, मार्केट्स में हाइब्रिड प्लांट्स आ रहे हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट आ रहे हैं। सब्जी लाने जाते होगे तो कहते होंगे ना गार्जियन, यार मार्केट में तो हर चीज़ हाइब्रिड आ गया है। तो ये हाइब्रिड है क्या? ओके, क्योंकि आज हम डे टू डे लाइफ में हाइब्रिड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिस ट्रेड की हम बात किए, जिस फैक्टर की बात की कि एक वैरायटी में अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो सारी उसमें अवेलेबल है, तो इसलिए हम उसे हाइब्रिड बोल रहे हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो कैसे रहा है? हमें ये जो प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ मिल कैसे रही है? इन 2 तरीकों से। फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, अनदर वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए 2 कैरेक्टर लिया, ओके, ये इंटर भी होती है और अनदर इज बाय इंटर जेनेरिक भी होती है। तो मान लीजिए हमने 2 क्वालिटीज़ ली, ओके, जैसे हमने एक राइस का क्वालिटीज़ लिया, एक व्हीट लिया, इन दोनों को हाइब्रिड करा दिया। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा? हाइब्रिड प्रोडक्ट, यानी इसमें राइस की भी क्वालिटीज़ होगी, व्हीट की भी क्वालिटीज़ होगी। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा ऐसे होता है, यानी कि जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए, यानी मान लीजिए व्हीट में क्या है, इसकी डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी है, राइस की क्वालिटी। व्हीट की क्या है, वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी सस्टेनेबल है, ये ड्यूरेबल है, ये इसकी ह्यूमिडिटी अच्छी है, यानी ये कम पानी में भी हो जाता है। ओके,
इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी 2 हो गई। अब इन दोनों को हमने हाइब्रिड कराया, यानी ये जो प्रोडक्ट हमें मिला, हो सकता है ये क्वालिटीज़ राइस में हो जाए या इस क्वालिटीज़ की व्हीट हो जाए। तो यानी इसमें डिजीज रेजिस्टेंस इसमें कम मिले, डिजीज ज़्यादा नहीं होंगे, और ये क्या होगा कि कम पानी में भी राइस हो सकता है। क्योंकि बहुत जगहों पर क्या होती है कि राइस का जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ वाटर अवेलेबल है नहीं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। आप जान रहे होंगे कि आजकल ग्लोबल इशू है वाटर का भी, कि जितना हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए उतना अवेलेबल है नहीं। इनफैक्ट अर्थ तो सराउंडेड है पूरे वाटर से, बट वो सॉल्टी वाटर है। तो हमें क्या चाहिए कि कम से कम पानी में भी हमारा फार्मिंग हो जाए। तो इस क्वालिटीज़ को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जिस क्रॉप में वो क्वालिटीज़ है उस क्रॉप से वो ऑब्टेन करेंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो दोनों को हाइब्रिड करके दोनों का क्वालिटीज़ एक में जनरेट करें। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके, नाउ अनदर वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये आजकल का एडवांस तरीका है। हमने क्या किया, सेम चीज़। ओके, अगर हमें चाहिए तो हमने क्या किया, राइस का जीन लिया, यहाँ व्हीट है, व्हीट का भी जीन लिया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। यानी राइस की हमने क्या किया, डिजीज रेजिस्टेंस का जीन लिया, व्हीट का हमने ड्यूरेबिलिटी का जीन लिया, और दोनों को मॉडिफाइड करके एक हमने सीड बनाया। तो यानी सीड में दोनों क्वालिटीज प्रेजेंट है। आपने सुना होगा जीएमओ के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी जेनेटिक लेवल पे ये ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड है। तो क्रॉप्स में क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग। ओके, जीएमएफ। यानी कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम सीड को ही मॉडिफाइड इतना कर दे रहे हैं कि जो क्वालिटी जो सीड में चाहिए। इसके साथ इशू है कि ऑब्वियस सी बात है, वो कैरेक्टर अगर मैच नहीं हुआ, क्योंकि हम हाइब्रिड करवा रहे हैं, यानी वो अनदर स्पेसिस से भी हाइब्रिड करा रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो भी सकती है, वो डिजायर कैरेक्टर हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या हुआ कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए, यानी जो क्वालिटीज चाहिए, हमने वही ऑब्टेन किया और दोनों को मॉडिफाइड कर दिया। ओके, आप इसके बारे में डिटेल से फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, आप इतना ही समझिए कि हमने दो जो डिजायर कैरेक्टर है हमने लिया और उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उस सीड में डाला। वो सीड में क्या है, दोनों ट्रेक कैरेक्टर है हमारे पास, और वो सीड हमें दोनों कैरेक्टर के साथ प्रोड्यूस होंगे, यानी कि वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होंगे, कम पानी में भी हो जाएगा। जो जो क्वालिटीज आपने डाला है, ओके, हाई यील्ड का डाला है तो हाई यील्ड भी होगा। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं कि हाई यील्ड देते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट कम होता है, तो वहाँ हमने क्या किया, जो हाई यील्ड है उसका वो क्वालिटीज लिया, जिस प्लांट का न्यूट्रिएंट है उस प्लांट का क्वालिटीज लिया, दोनों को मॉडिफाइड किया एक साथ, और वो प्रोडक्शन हमने करा दिया, तो हमें दोनों कैरेक्टर मिल गए। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मिल रही है, यानी क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव हो रही है, यानी एक प्लांट में हर वैरायटी का, यानी हर कैरेक्टर जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो हमें मिल रहा है। तो पौधा एक ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देगा, यानी उसे ना डिजीज से खतरा होगी ज़्यादा, ना ही आपको कम क्रॉप देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप देगा, प्रोटेक्शन भी उनका हो रहा है। ये सारे कैरेक्टर एक क्रॉप में होनी चाहिए, जो कि हम इन दो मेथड से ऑब्टेन कर रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि फैक्टर फॉर विच क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन। ओके, मतलब कि क्रॉप का वैरायटी का इम्प्रूवमेंट हम करते ही क्यों है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी कि हम इतना इम्प्रूवमेंट उसके वैरायटी में कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम क्रॉप वैरायटी जो इम्प्रूव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है। पहला क्या है, हायर यील्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन मिले। क्यों, क्योंकि हमें एक लार्ज पॉपुलेशन को फीड करना है। अगर उत्पादन कम होगा, यानी हमारे पास अब तो लिमिटेड एरिया भी है, अर्बनाइजेशन के कारण लैंड कम हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी हमें आज के जनरेशन के हिसाब से बिलियंस ऑफ टन्स क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ रही है हमारे उतना पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो हमें उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट का, यानी क्रॉप्स का, हमें हायर से हायर यील्ड चाहिए।
ओके, ताकि लार्ज पॉपुलेशन को हम फीड कर सके। तो हमें क्या चाहिए, हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब ऑब्वियस ही बात है, हम कुछ भी तो नहीं खाएंगे, हमें क्या खाना है जिसमें न्यूट्रिएंट हो। ऑब्वियस ही बात है, डॉक्टर कहते हैं ना फ्रूट्स लो, सलाद लो एंड बैलेंस डाइट लो, मिल्क लो, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर एक फिजिकली हेल्दी रहते हो। ओके, तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए हमें, यानी उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट होना चाहिए। ओवरऑल हम बात करें तो न्यूट्रिएंट, कि आपको एक बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए, तो एक क्वालिटीज होनी चाहिए। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या हो गया, जस्ट लाइक पेस्ट से, हर्ब्स से, वीट से, ये सब से आपको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी कि अगर क्रॉप लगा लियो आपने, अगर हम बात करें कि वीट का एक फील्ड है, हमने जितना वीट नहीं लगाया उससे ज़्यादा वहाँ पर वीट्स है, यानी कि घास जो बोलते हैं, घास है, तो क्या होगा कि वो घास जो है, जो वीट है, वो भी न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर रहा है उस फील्ड से। तो यानी कि जितनी न्यूट्रिएंट सोयल से वीट को मिलनी चाहिए उतना प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें क्रॉप में न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, यानी क्वालिटीज थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो हमें बायोटिक रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, यानी वो जहाँ है वो अदर वीट को वो जर्मिनेट ही ना होने दे। ओके, या फिर अगर जर्मिनेट हो रहा है तो उस पर वो इफेक्ट ना पड़े, कम से कम वो अपना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते रहे। ओके, एबायोटिक रेजिस्टेंस यानी इन्वायरमेंटल सिचुएशन, मान लीजिए कभी ज़्यादा ही बारिश हो गई, ज़्यादा पानी पेड़ को मिल गया, पौधे को मिल गया, तो उसके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसमें भी सर्वाइव कर सके। मानिए कि कम ही पानी हो गया तो उस ड्रॉट में भी सर्वाइव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टेम्परेचर, हर प्लांट का टेम्परेचर भी मैटर करता है। यू नो ना कि एक प्लांट के लिए वाटर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सब कुछ मैटर करता है, सॉयल क्वालिटीज़, एवरीथिंग। तो वो एबायोटिक में सॉयल की क्वालिटीज़ कैसी है, क्योंकि हम बात करें अगर इंडिया की, अपने देश की, तो हर एरिया के सॉयल्स अलग अलग हैं। ऑब्वियसली ये इफेक्ट करते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर पे भी। कहीं गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, कहीं धान की खेती ज़्यादा होती है, कहीं कॉटन्स की होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू सॉयल नेचर वहाँ खेती उस प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, तो वो भी मैटर करता है। अब हमें क्या चाहिए कि हर एरिया में हर क्रॉप्स चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है उस क्रॉप में वहाँ वो एबिलिटी होगी, वो क्वालिटीज़ होगी कि वो किसी भी सॉइल में ग्रो कर सके, तभी तो ये पॉसिबल है। रिसेंट रिसर्च के बारे में आपने सुना ही होगा, या फिर रेंडमली अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो राइस को कम से कम पानी में उगाने की क्वालिटीज़ के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ऐसा क्वालिटीज़ हो जाए राइस का, ऐसा सीड प्रोड्यूस हो कि जो कि कम से कम पानी में वो हो जाए खेती। यानी जो हमें इतना पानी वेस्ट करना होता है धान की खेती के लिए, वो कम से कम लगेगा, और वो पानी को हम बचा के क्या कर सकते हैं, लोगों को हम ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि खेती में भी ऑब्वियस सी बात है, जो पानी हम पीते हैं वही यूज़ करते हैं, उनके लिए भी वही पानी चाहिए होता है। तो आज के टाइम में तो आपको पता है वाटर की कितनी शॉर्टेज है, तो यानी हमें हर रिसोर्सेज को सेव करनी है। हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हर रिसोर्सेज को हम अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, और अब क्या है, हमारा पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो गया है कि हमें हर रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज़ करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम कम में ज़्यादा चाहते हैं, तो हमें उस अकॉर्डिंग साइंटिफिकली इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, जो कि डे टू डे हर साइंटिस्ट कोशिश कर रहा है। तो ये उसका एक रिजल्ट है और कोशिश है जो हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अभी क्या है, मैच्योरिटी मतलब जब वो तैयार हो गया। अब क्या है, आप देखते होंगे कि कोई पैडी लगा है या वीट लगा है, तो वो क्या बहुत लंबा टाइम लेता है तैयार होने के लिए। आपको कोई भी किसान मान लो अभी खेती किया है, तो 3 से 4 महीने तक उसको हार्वेस्ट करने के लिए रुका है। तो ये जो ड्यूरेशन लंबा जाता है उसको शॉर्ट करना है कि आप कम से कम टाइम में वो हार्वेस्ट कर सके, ताकि आप अनदर प्रोडक्शन के लिए वो फील्ड रेडी हो जाए। ऑब्वियस ही बात है, आपके पास टाइम बचेगा तब तो आप उस फील्ड को यूज़ करोगे अनदर प्रोडक्ट के लिए, अनदर क्रॉप्स के लिए, मिडिल सीजन के लिए। लेकिन जब आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको एक क्रॉप में टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो क्या कर सकते हो आप। ऑब्वियस ही बात है, जब तक उसे हार्वेस्ट नहीं करोगे आप उस लैंड को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया,
कि मैच्योरिटी ड्यूरेशन को ही कम करने की कोशिश की, तभी तो वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। अब वो कम ड्यूरेशन में तैयार होगा तो हमारे अनदर क्रॉप्स के लिए वो अगेन हमारे पास फील्ड अवेलेबल है, तो हम कर सकते हैं। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि वो कहीं भी कैसे भी ज़्यादा झंझट ना हो, वो पौधा लग जाए, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, तो इन क्वालिटीज़ के कारण क्या है कि हमें वैरायटी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें ऐसे इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि हमें कैसे वैरायटीज़ में क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और क्या चाहिए। तो आज हमने देखा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि जितनी रिसोर्सेज हमारे पास फूड की अवेलेबल है वो कम है, हाँ, यानी पूरे पॉपुलेशन को हम फीड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इस रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट किया ताकि कम से कम जगह में भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, कम से कम रिसोर्सेज अवेलेबल में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाए, ताकि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है उनको हम फीड कर पाए, हर एक की थाली में एक बैलेंस डाइट पहुंच पाए। ये हमारा कोशिश है, ओके, जिसमें हमारा फार्मिंग भी है और एनिमल हस्बेंड्री भी है, एग्रीकल्चर भी और एनिमल्स भी, जो हमारे डे टू डे लाइफ में फूड के सोर्स में इंक्लूड है। आई होप मैंने एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने इसे सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। कुछ टॉपिक्स को मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं गई हूँ, ओके, बट आई होप सो कि आपको जो मैंने समझाया वो समझा होगा। सो आज के लिए इतना ही, और आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे अभी भी बहुत कुछ है, तो देर ना करें और रजिस्टर करें हमारे gurushishyawebinar.com पर। और आपके पास अगर ऐसी कोई टॉपिक है जिस पे आप वेबिनार चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टेक्ट अस पेज पर, और अपना फीडबैक देना हमें ना भूले, feedback@gurushishyawebinar.com पर। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।